एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा और ये हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख करके जाइए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग शेयर क्या करिए और अगर किसी को पावर सिस्टम कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के स्क्रीन में लग रहा होगा, देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ, आप लोग सोल्यूशन देखिए। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पायलट रिले इज यूज्ड फॉर, तो एक जो रिले का ये क्वेश्चन है प्रोटेक्शन के अंडर ये आता है। ऑप्शन ए बोल रहा है हाई स्पीड ट्रिगरिंग, ऑप्शन बी डिलेड ट्रिगरिंग ट्रिपिंग, ऑप्शन सी प्रीसेट ट्रिपिंग एंड ऑप्शन डी नो ट्रिपिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्लीज इसे आप मार्क कर लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने के लिए। बाकी अगर जिसका एक्सप्लेनेशन होगा वो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए HRC फ्यूज के रीवायरेबल फ्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगी और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट HRC फ्यूज एज कंपेयर टू रीवायरेबल फ्यूज हैज। तो यहाँ पर HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग जो कैपेसिटी फ्यूज होता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है नॉर्मल फ्यूज के बारे में। फर्स्ट दिया है नो एजिंग इफेक्ट, सेकंड बोल रहा है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, थर्ड बोल रहा है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी और आउट ऑफ दिस द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी बोल रहा है ओनली 2, ऑप्शन सी बोल रहा है ओनली 2 and 3 एंड ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा HRC फ्यूज रहता है, देखिए ये तीनों ही इसके मेन एस्पेक्ट हैं, ये तीनों फीचर्स होते हैं। इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, उसके बाद इसमें हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है एंड और हमारा क्या है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये तीनों इसका फीचर्स है। अगर मैं फ्यूज़ के बारे में बात करूं तो देख लीजिए, फ्यूज़ जो हमारे घरों में पहले लगा हुआ होता था, अब तो हमारे यहाँ MCBs वगैरह आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाते हैं अगर हमारा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस था, ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फ्यूज़ वायर जो होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। तो वो मेनली लीड और टीन का बना होता था, ठीक है। जिंक वगैरह का भी बना होता है लेकिन लीड और टीन बेसिकली इनका बना होता था। और उसके अलावा जो हमारा फ्यूजिंग करंट होता है, देखिए फ्यूजिंग करंट हमारा होता है, फ्यूजिंग करंट I, इसका रिलेशन होता है D⁻3/2। तो ये आप लोग प्लीज इसे मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फ्यूज के रिगार्डिंग में, ये आपका फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट वन। HRC फ्यूज जो होते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, उसके ये तीनों फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। एल्यूमिनियम से रिलेटेड डेटा मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया भी है। क्वेश्चन बोल रहा है एल्यूमिनियम इज मोस्टली प्रिफर्ड टू अ बस बार मटेरियल बिकॉज इट इज ऑफ। तो मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम को हम लोग बस बार वगैरह में बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि कॉस्ट उसका कम होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और हल्का भी होता है। तो लेकिन जो मेन इसका कारण है वो क्या है, देखिए मेन कॉस्ट कम है इसका। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लो कॉस्ट, ऑप्शन बी बोल रहा है लो डेंसिटी, ऑप्शन सी बोल रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी बोल रहा है हाई रेजिस्टिविटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लो कॉस्ट की वजह से एल्यूमिनियम को बस बार में मेनली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट ऑन द कनेक्टेड सर्किट अ सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट, ठीक है। मतलब अगर कोई फॉल्ट आता है, मान लीजिए इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट, तो आपको पता ही है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, और जो हेल्दी सिस्टम है उसको एबनॉर्मल से अलग कर देता है। तो ये होता है ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली, ऑप्शन बी मैनुअली, ऑप्शन सी मैनुअली थ्रू स्विचेज एंड ऑप्शन डी डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन। तो ये ऑटोमेटिकली आजकल वैसे भी अपने घरों में भी देखते हैं ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। तो ये हो गया। तो इसके लिए आंसर आपका फोर्थ क्वेश्चन के लिए ए इज द राइट वन। फिर आ जाता है बी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है ये, ब्रेकिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है MVA एंड ऑप्शन डी है मेगावाट, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा MVA का। ब्रेकिंग हमारा जो हमारा देखिए दो चीज़ होता है, एक तो होता है हमारा ब्रेकिंग
ब्रेकिंग, ये BREAK ये वाला ब्रेकिंग करंट है, तो इसको हमेशा हम RMS में रिप्रेजेंट करते हैं, RMS वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा ब्रेकिंग जो कैपेसिटी होता है या ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ब्रेकिंग करंट, नहीं ब्रेकिंग कैपेसिटी इसको लिखिए, ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज इन किलोवाट होता है इनटू रेटेड करंट, ये इसका फॉर्मूला होता है इन किलो एम्पियर। तो ये किलो और किलो कितना बन गया, मेगा बन गया, तो इसको हम MVA में, ये हमारा MVA में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर मेगा में। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारा रहता है वो MVA में रिप्रेजेंट होता है, RMS वैल्यू में होता है, इसका फॉर्मूला ये है। और इसके बाद हमारा एक और आता है मेकिंग कैपेसिटी। तो जब सर्किट ब्रेकर का आप पूरा ऑपरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 ये फैक्टर आएगा। जो मेकिंग कैपेसिटी होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस में वैल्यू में होता है, और ये 2.55 टाइम्स दी ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन भी याद रखिएगा कि ये 2.55 टाइम्स ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, मेकिंग का कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सब चीज़ आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं रब कर दे रही हूँ, फिर अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख लीजिए हमारा 6th नंबर का, अ फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन। तो ये आप देखेंगे JB गुप्ता में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। तो हमेशा एक फ्यूज वायर को कभी भी न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल वायर्स में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो A ऑप्शन है न्यूट्रल वायर, ऑप्शन B नेगेटिव ऑफ DC सर्किट, ऑप्शन C पॉजिटिव ऑफ DC सर्किट एंड ऑप्शन D फेज लाइन। सो अ फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन दी न्यूट्रल वायर। तो A ऑप्शन आपका राइट होगा 6th नंबर के लिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपको पता ही है, जो हमारे वॉचेस वगैरह में लगे रहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो ऑप्शन A है ग्लास, ऑप्शन B है क्वार्ट्ज, ऑप्शन C है करुंडम एंड ऑप्शन D नियोप्रीन। तो क्वार्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो ट्रांसड्यूसर वगैरह रहते हैं उसमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, और ये भी बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो फटाफट हम देख लेते हैं फास्ट ट्रैक मोड में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हैव हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ऑप्शन A है कंथल, ऑप्शन B मैग्नीन, ऑप्शन C निक्रोम एंड ऑप्शन D यूरेका। तो इसके लिए आपका A ऑप्शन करेक्ट है, कंथल। और ये भी जब आप JB गुप्ता वगैरह बुक देखेंगे तो इसमें आप लोग को डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आजकल आप लोगों को हर एक चीज़ अंदर डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जा सकता है। अब आ जाता है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। तो ये सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर इज फाउंड मोर इकोनॉमिकल ओवर अ लोड ऑफ। तो ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं। तो जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर रहता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है बहुत मेथड्स अलग अलग यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसमें बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर इज फाउंड मोर इकोनॉमिकल ओवर अ लोड ऑफ ऑप्शन A 2 किलोवाट, ऑप्शन B 20 किलोवाट, ऑप्शन C 50 किलोवाट एंड ऑप्शन D 100 किलोवाट। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर है, 100 किलोवाट के लिए मोर इकोनॉमिकल होगा। अब आ जाता है 10th नंबर का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया हुआ था, देखिए हमारे पिछले सेशन में। द लोड साइकिल फॉर अ मोटर ड्राइविंग अ पावर प्रेस विल बी ऑप्शन A वेरिएबल लोड, ऑप्शन B कंटिन्यूअस, ऑप्शन C कंटिन्यूअस बट पीरियोडिकल, ऑप्शन D इंटरमिटेंट लोड एंड वेरिएबल। तो मैंने बताया था जितने भी हमारे जैसे प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, पावर प्रेस होते हैं, एलिवेटर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर हमें इंटरमिटेंट रुक रुक के हमें ज़रूरत होती है वेरिएबल लोड, वहाँ हम यूज़ करते हैं कंपाउंड मोटर, DC कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं। और इसके लिए क्या बोल रहा है कि पावर प्रेस में कैसा लोड रहता है, तो डेफिनेटली इंटरमिटेंट लोड रहता है, वेरिएबल। ऑप्शन D इज द राइट वन। फिर आ जाता है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। तो व्हाट लिनॉट कंट्रोल DC ड्राइव्स आर जनरली यूज्ड फॉर डैश एस्केलेटर्स। तो ऑप्शन बोल रहा है लाइट ड्यूटी, ऑप्शन B बोल रहा है मीडियम ड्यूटी, ऑप्शन C बोल रहा है हैवी ड्यूटी एंड ऑप्शन D मीडियम एंड हैवी ड्यूटी, ठीक है। तो वॉट लिनॉट कंट्रोल जो DC मोटर का है, एक ऐसा स्पीड कंट्रोल करने का तरीका है जो कि दोनों ही डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है, दोनों। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा आर्मेचर वोल्टेज का एंड फील्ड कंट्रोल का, तो जिसकी वजह से दोनों ही तरफ स्पीड कंट्रोल कर लिया जाता है। एक जनरेटर और एक मोटर होता है, पूरा वर्किंग होती है, और इसमें वाइड कंट्रोल किया जाता है स्पीड का और हैवी ड्यूटी के लिए, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये बस है कि इसका कॉस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हैवी ड्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आप लोग के स्क्रीन के सामने। डैश हीटिंग मेथड हैज़ अ लीडिंग पावर फैक्टर। तो हीटिंग मेथड हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, इंडक्शन हीटिंग होता है, रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। इसमें बोल रहे हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कौन सा हीटिंग सुइटेबल होता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी आर्क एंड ऑप्शन डी इंडक्शन। तो देखिए, जब डाइलेक्ट्रिक आप फेनोमेना पढ़ेंगे तो उसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस आता है। तो इसमें जो हीटिंग मेथड होता है, कैपेसिटेंस की वजह से ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। और इस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को, जो ऑप्शन बी में आप लोगों के, इसको हम एडी करंट डैम्पिंग भी बोलते हैं, या फिर एडी करंट हम हीटिंग भी बोलते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग भी बोलते हैं। तो प्लीज आप इसे मार्क कर लीजिए, बी ऑप्शन इज द राइट वन। अब आप लोगों के सामने 13 क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन द बॉडीज आर एट। तो ये बोल रहा है ऑप्शन ए सेम टेम्परेचर, ऑप्शन बी कैप्ट इन वैक्यूम, ऑप्शन सी इमर्स्ड इन वाटर, ऑप्शन डी कैप्ट इन स्टिल एयर। तो ये आपको पता है कि कंडक्शन होने के लिए आप लोगों को दो अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। जैसे कि आप थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते होंगे वहाँ पर, तो हमने पढ़ा था कि दो टेम्परेचर पे अलग अलग होने से ही कंडक्शन होता है और फिर उससे करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन द टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। फिर आता है हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन। द बॉडी विच रिफ्लेक्ट द एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज सेड टू बी। तो जो पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है, पूरा रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉडी बोलते हैं। ऑप्शन ए व्हाइट, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी कलरलेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। पूरे एब्जॉर्ब अगर करता है तो वो ब्लैक बॉडी होता है। तो ये आप लोगों को कॉमन सेंस है, ये हमेशा हम पढ़ते थे अपने फिजिक्स वगैरह में। तो ये हमारे हो गए 14th क्वेश्चन। अब आ जाता है आप लोगों के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर का। तो ये भी हमारा क्या है? हीटिंग के ऊपर है, बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग इज। ऑप्शन ए आर्क हीटिंग, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस हीटिंग, ऑप्शन सी इंडक्शन हीटिंग, ऑप्शन इंडक्शन हीटिंग एंड ऑप्शन डी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जहां पर भी ये हीटर वगैरह की बात करता है, जैसे रूम हीटर हो गया, इमर्शन रॉड वगैरह हो गया, तो वहां पर हमारा कॉइल का फेनोमेना होता है और कॉइल वगैरह में हम क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस क्या हीटिंग किया जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी इज द राइट वन, ठीक है। फिर आ जाता है 16 नंबर का क्वेश्चन। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल इज चूजन फॉर हीटिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या है देखिए। रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, इंक्रीज द लाइफ ऑफ हीटिंग एलिमेंट, सी ऑप्शन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डी प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ करंट। तो इसमें आपका जो आंसर दिया था यूपीआरयूवीएल ने, इसका आंसर ए ऑप्शन दिया था, ठीक है। फिर आ जाता है 17th नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ लैंप। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, आपके सामने कर्व दिख रहा है ABCD। तो इसमें जो बी वाला कर्व है, देखिए हमारा क्या होता है? लाइफ हमारा कम होता रहता है, जैसे जैसे अप्रोच करते हैं वक्त के हिसाब से लैंप का लाइफ कम होता है। तो बी इसमें सुइटेबल आंसर है। तो प्लीज आप लोग बी वाला मार्क ऑप्शन में मार्क कर लीजिए। फिर आ जाता है आपका 18th नंबर का क्वेश्चन। द फिगर डिपिक्ट्स। तो ये मैंने ब्रेकिंग मेथड आप लोगों को बताया था मेरे पिछले सेशन में कि कितने टाइप के ब्रेकिंग मेथड होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था 3 ब्रेकिंग मेथड होते हैं। एक तो प्लगिंग होता है, रीजनरेटिव होता है और एक हमारा रियोस्टेट ब्रेकिंग होता है। तो प्लगिंग मेथड को हमने क्या कहा था? काउंटर करंट ब्रेकिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग, जिसमें कि हम आर्मेचर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और ये हमारा क्या है? इससे हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप होता है। और मोस्ट कॉमनली मेथड है प्लगिंग। तो मैं ये प्लगिंग के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जब आप सेकंड पढ़ते होंगे रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, जिसको हम डायनेमिक ब्रेकिंग कहते हैं, तो इस आप लोगों को जो डायग्राम है उसमें हम देखे थे कि आर्मेचर को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है सप्लाई से और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये हमारा फिगर क्या है? ये हमारा रियोस्टेटिक का फिगर है या फिर डायनेमिक का फिगर है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट वन। फिर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर शोज द कनेक्शन ऑफ। तो फिर से एक फिगर वाला क्वेश्चन है, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। देखिए ये आपके सामने एक फिगर है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन
करंट ट्रांसफार्मर और डी ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम है, क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या बेसिकली स्टेप डाउन करता है, और ताकि वो इजीली जो स्टेप डाउन करके जो हमारा नॉर्मल वोल्ट मीटर वगैरह होता है उससे मेजर कर सके। ठीक है, तो ये हम जब आप देखते हैं स्टेशंस वगैरह में ये लगे होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, देखिए प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न जो कि हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है वो हमारा प्राइमरी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, और जब सेकेंडरी में आप देख रहे हैं तो सेकेंडरी में टर्न्स कम है और एक वोल्ट मीटर के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो ये डेफिनेशन होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। तो इसके लिए आपका सुइटेबल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो करती हूँ ये आप लोगों को बहुत ही यूजफुल लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कशन करती हूँ विद फुल आप लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और उनके लिए एक सफलता के आप लोग एक अपने भाई बहनों के लिए उनके लिए एक मिसाल कायम करिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।